पहले कुछ डिफिनीशन देखना होगा रिफरेंस फ्रेम। रिफरेंस फ्रेम कोई भी ऑब्जर्वर किसी जिसके रिस्पेक्ट में किसी फेनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई फिजिकल फेनोमेना को, वो ऑब्जर्वर रिफरेंस फ्रेम कहलाएगा। कोई भी ऑब्जर्वर जो किसी फिजिकल फेनोमेना को ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसे ये इसके बारे में पहले 11 लेवल से भी पता है कि आप इसको ज्योमेट्रिकली ऐसे ड्रॉ करते थे। रिफरेंस फ्रेम को 3 गो एक्सिस ले लेते थे, एक्स वाई जेड, इसी को रिफरेंस फ्रेम बोलते थे फिजिक्स में। मैथमेटिक्स में इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हो, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये इसी को रिफरेंस फ्रेम बोलते हो। इसका नाम जब देना होता है तो एस या एस डैश या एस डबल डैश, ये कोई ऑब्जर्वर ही है जिसको हम लोग फिजिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस ऑब्जर्वर का नाक हाथ मुंह कान नहीं बना के उसके बदला में क्या होगा, कोई ऑब्जर्वर होगा तो उसमें 3 डायमेंशन होगा, लेंथ विड्थ हाइट। तो ये 3 गो एक्सिस उस ऑब्जर्वर का लेंथ विड्थ हाइट को डिनोट कर रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन है, ऑब्जर्वर का रिप्रेजेंटेशन है ये। उसको उस ऑब्जर्वर का पार्टिकुलर नाम नहीं लेके उसके बदला में एस, एस डैश, एस डबल डैश, ये सब देते रहना। हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफरेंस फ्रेम का डायरेक्ट। टाइप्स ऑफ रिफरेंस फ्रेम, ये 2 टाइप का रिफरेंस फ्रेम डिफाइन है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफरेंस फ्रेम। एक है इनर्शियल, दूसरा नॉन इनर्शियल। उतारते चलना थोड़ा जल्दी जल्दी। पहले डिफाइन करें इनर्शियल फ्रेम। ये सब जानते भी होंगे पहले से आप इनर्शियल फ्रेम, लेकिन हम अपने ढंग से इसको, चूंकि हमको यूज करना है, करवाना है। इनर्शियल फ्रेम देखो, इसका ओरिजिनल डिफिनीशन इनर्शियल फ्रेम का, जिस रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो, द रिफरेंस फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू विच, reference frame with respect to which laws of motion are valid। ये लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड होना मतलब क्या होना, 3 गो लॉ था, तीनों में सभी लॉ के लिए बात कर रहे हैं, सब लॉ वैलिड होना चाहिए। ऐसा ऑब्जर्वर, ऐसा रिफरेंस फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को का वैलिडिटी को आप यहां दिखा दो एटलीस्ट। ऐसे तो सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ सबको वैलिड होना है उस रिफरेंस फ्रेम में। तो फर्स्ट लॉ क्या था, यदि किसी बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। शॉर्टली बात करें तो, अब ओरिजिनली स्टेटमेंट आप देते थे बॉडी विल बी एट रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू एट रेस्ट, और बॉडी विल बी इन मोशन with constant velocity then they will continue that state unless external force will act on it। ठीक है, ऐसे तो देते ही हैं, लेकिन हम लोग शॉर्टली समझे ना न्यूटन फर्स्ट लॉ को। यदि बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स 0 तो बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स 0 मींस फ्री बॉडी, यानी ए फ्री बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। शॉर्टली न्यूटन फर्स्ट लॉ को ऐसे बोल सकते हो, ए फ्री बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और ये बात जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होगा वो ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा।
कोई ऑब्जर्वर जो जान रहा है कि इस बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, तो उस ऑब्जर्वर के नजर में इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम का लेगा। और जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस फ्री बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट नजर नहीं आएगा, वो ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम का लेगा। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके बात बोलें तो ऐसे बोलेंगे, दैट इज द रिफरेंस फ्रेम, दैट इज द रिफरेंस फ्रेम with respect to which a free body मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0, ऐसा बॉडी जिस पर रिजल्टेंट फोर्स 0, ए फ्री बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या ए फ्री बॉडी मूव्स विथ 0 एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन 0, और मूव्स विथ 0 एक्सेलरेशन। घबराओ नहीं, जिसका रिपीट हो रहा है बहुत अच्छा बात है, रिपीट हो रहा है तो सेमेस्टर 5 में काम देगा, जितना डीपली अभी स्टडी करोगे इसको। तो ये ऐसे, तो जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये बात होगा, द रिफरेंस फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू विच ए फ्री बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। और एक बात सुनो, ग्राउंड को जबरदस्ती इनर्शियल माना गया है, ग्राउंड इज टेकन एज इनर्शियल फ्रेम। नोट करके इस बात को लिखना, ग्राउंड इज टेकन एज इनर्शियल। देखिए इस पूरे रिलेटिविटी का जो स्टार्टिंग है ना, ये रिफरेंस फ्रेम का कंट्राडिक्शन होना है। ग्राउंड को जबरदस्ती इनर्शियल माना गया है, ये भी इनर्शियल है नहीं, नॉट बाय डिफिनीशन, यहां ब्रैकेट में लिख दो नॉट बाय डिफिनीशन, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ग्राउंड भी इनर्शियल नहीं है, जबरदस्ती ग्राउंड को इनर्शियल माना गया, और ग्राउंड से अटैच जो भी फ्रेम होगा वो भी इनर्शियल। तो ग्राउंड को इनर्शियल मान रहे हैं, मिटा देना, बोलना, कोई लिख रहे होगे तो बोलना, रुकेंगे। यस सर। फ्रेम, तो निश्चित रूप से कोई बॉडी है, मान लो ए नाम का कोई बॉडी, इस पर रिजल्टेंट फोर्स सपोज करो 0 है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका नाम एस दे दीजिए इस फ्रेम का, और इस बॉडी पर नेट फोर्स है 0, तो निश्चित रूप से इसके रिस्पेक्ट में इस बॉडी का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस। आप ग्राउंड को इनर्शियल माना, तो इनर्शियल फ्रेम का भी डिफिनेशन क्या था कि उसके रिस्पेक्ट में कोई फ्री बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा रिफरेंस फ्रेम जो मान लो एस डैश फ्रेम है, और ये फ्रेम खुद मूव कर रहा है एक वेलोसिटी v डैश से, और ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है एस डैश का वो विथ रिस्पेक्ट टू एस है, यानी इस फ्रेम के नजर में ये फ्रेम मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये फ्रेम भी देखेगा इस बॉडी को ना, इस बॉडी का वेलोसिटी इस फ्रेम के भी नजर में कांस्टेंट आएगा। मान लो हम इनर्शियल हैं, तो हमारे नजर में तो उस बॉडी का वेलोसिटी निश्चित रूप से कांस्टेंट होगा, हमारे नजर में आप मूव कर रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, आप भी देखोगे उस बॉडी को तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नजर आएगा।
एक फ्रेम एस डैश फ्रेम मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। तो अब ये फ्रेम इनर्शियल है कि नहीं है, ये खुद मूव कर रहा है एस के नजर में, एस वाले के नजर में ये मूव कर रहा है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये इनर्शियल है कि नहीं है, ये चेक करना है आपको। तो इसके नजर में इस बॉडी का वेलोसिटी पता करना होगा। तो एक रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था, हमको ए बॉडी का वेलोसिटी निकालना है एस डैश के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश, ये पता करना है। तो एक रिलेटिव वेलोसिटी का ये रिलेशन जानते होगे, ए का वेलोसिटी एस के नजर में और एस का वेलोसिटी एस डैश के नजर में, ये एक टेक्निक होता था। तो यहां पर ए का वेलोसिटी एस के नजर में और एस का एस डैश के नजर में, जरूरत है एस का एस डैश के रिस्पेक्ट में, लेकिन दिया हुआ है एस डैश का एस के रिस्पेक्ट में। तो इसको उलट लेना, इसका ऑर्डर को चेंज कर लो, इसका ऑर्डर चेंज कर लोगे तो यहां साइन चेंज कर देना और ये एस डैश एस हो जाएगा, क्योंकि गिवन है कौन वेलोसिटी, एस डैश का वेलोसिटी गिवन है एस के नजर में। अब देखो ए का वेलोसिटी एस के नजर में भी है, ए का एस के रिस्पेक्ट में भी, एस डैश का एस के रिस्पेक्ट में भी डैश, और दोनों कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है, भी डैश भी कांस्टेंट है, तो ऑल ओवर ये क्वांटिटी भी कांस्टेंट आया। यानी ए का वेलोसिटी, इस बॉडी का वेलोसिटी एस डैश के रिस्पेक्ट में देखो कांस्टेंट आ रहा है। यदि कोई फ्रेम ही मूव कर रहा है ग्राउंड के नजर में कांस्टेंट वेलोसिटी से, और वो फ्रेम उस फ्री बॉडी को देखेगा तो उसको भी उस बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट नजर आएगा। ये मैथमेटिकली भी देखो आप, ए का वेलोसिटी एस डैश के रिस्पेक्ट में निकालने चला, वो कांस्टेंट आया, इसलिए एस डैश भी इनर्शियल फ्रेम, hence s dash is also inertial, s dash is also inertial। तो ये जो माइंड में थोड़ा लगता है क्या कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल से ऐसा लगता है कि रुका हुआ फ्रेम इनर्शियल एंड मूविंग फ्रेम नॉन इनर्शियल, नहीं, मूविंग फ्रेम भी इनर्शियल हो सकता है। देखो ये फ्रेम मूव कर रहा था, ये भी इनर्शियल हुआ, लेकिन कैसा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ फ्रेम इनर्शियल। जो फ्रेम ग्राउंड से अटैच है वो तो होगा ही इनर्शियल, ग्राउंड फ्रेम के नजर में जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा वो भी इनर्शियल होगा। उतारो इस सब को, रिजल्ट याद रखना, ग्राउंड से अटैच फ्रेम इनर्शियल एंड मूविंग फ्रेम इज आल्सो इनर्शियल प्रोवाइडेड दैट दे मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी with respect to ground। अब ये बात सब बाद में नहीं भी याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट याद रखना है आपको, ये सब पूछना नहीं है। यस सर। दूसरा लिखो नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसमें लिखो द रिफरेंस, नॉन इनर्शियल में the reference frame with respect to which laws of motion are not valid, लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होना मतलब क्या, कोई फ्री बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट नजर नहीं आना। न्यूटन तो बोला था कि फ्री बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, फ्री बॉडी मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तो थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दें, दैट इज द रिफरेंस फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू विच
with respect to which velocity of a free body will variable, कांस्टेंट नहीं होना, दैट इज वेरिएबल। तो जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में फ्री बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, और जनरली मान लो ये ग्राउंड फ्रेम है, ये तो इनर्शियल होगा ही, ये तो पहले ही बोला कि ग्राउंड से अटैच फ्रेम इनर्शियल, और ये एक बॉडी है जिस पर रिजल्टेंट फोर्स है 0, दैट इज बॉडी, फ्री बॉडी है ये, तो इसका वेलोसिटी इसके नजर में तो कांस्टेंट होगा। लेकिन एक फ्रेम लो, एस डबल डैश नाम का एक फ्रेम, और ये फ्रेम मूव कर रहा है भी डबल डैश वेलोसिटी से, और ये वेरिएबल है, ये विथ रिस्पेक्ट टू एस, ग्राउंड फ्रेम के नजर में ये वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब ये देखेगा इसको ना, इस बॉडी को, तो इस बॉडी का वेलोसिटी इसके नजर में वेरिएबल आएगा। वही रिलेशन यूज कर सकते हो आप, देखो ये इसका वेलोसिटी एस के नजर में कांस्टेंट है, क्योंकि एस को आप इनर्शियल बोल रहे हैं, कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस। एस ग्राउंड फ्रेम है तो इसके नजर में तो इसका कांस्टेंट होना ही चाहिए वेलोसिटी। अब फिर अभी जो रिलेशन निकाला था, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एस डबल डैश फाइंड करोगे, तो ये आएगा आपको भी माइनस भी डबल डैश आएगा। भी तो कांस्टेंट है, लेकिन भी डबल डैश वेरिएबल है, इसलिए ये ऑल ओवर पूरा का पूरा ये वेरिएबल हो जाएगा। यानी इसके नजर में इसका वेलोसिटी वेरिएबल आया, हेंस एस डबल डैश इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो क्लियरली एस डबल डैश इज नॉन इनर्शियल। उतारो पहले इसको। तो बस कंक्लूजन में याद रखो, जो फ्रेम रेस्ट में है वो इनर्शियल, या जो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा वो भी इनर्शियल, और जो फ्रेम वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा वो नॉन इनर्शियल। एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी बोल सकते हो, जो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है, यानी जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, वो इनर्शियल, एंड जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, यानी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता हुआ फ्रेम, वो नॉन इनर्शियल। तो देखो, ये रिलेटिविटी की बात करना है हम लोग को। हम लोग का जो सिलेबस है वो स्पेशल रिलेटिविटी है। एक जनरल रिलेटिविटी भी आता है जो एमएससी लेवल में पढ़ोगे। अभी सेमेस्टर 1 में एंड सेमेस्टर 5 में जो रिलेटिविटी है दोनों, वो स्पेशल रिलेटिविटी है। ये स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी में क्या मेन डिफरेंस? कुछ भी बात करने से पहले एक डिफिनीशन जानना पड़ेगा। इवेंट किसको बोलते हैं? इवेंट, कोई भी फिजिकल फेनोमेना एग्जिस्ट किया उसको इवेंट बोलो। जो मीनिंग इवेंट का पहले से जानते हैं आप, इवेंट मतलब कोई घटना घटित होना, कोई घटना होना। इस यूनिवर्स में कोई फिजिकल फेनोमेना हुआ, उसको हम लोग फिजिक्स में बोलेंगे एक इवेंट एग्जिस्ट किया। बल्ब भी जलाया आप, उसको भी हम लोग बोलेंगे कि इवेंट है।
बल्ब को बंद किया, वो भी एक इवेंट बोला जाएगा फिजिक्स में। आप दौड़ रहे हो, तो दौड़ना स्टार्ट किया, वो भी एक इवेंट है। फिर कुछ देर के बाद कहीं कहीं पर आप एग्जिस्ट कर रहे हो, कुछ देर के बाद, वो भी एक इवेंट है। हर बात को इवेंट नाम दिया गया। आप सोए, वो भी एक इवेंट, जगे, वो भी एक इवेंट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। एनी फिजिकल फेनोमेना इज कॉल्ड इवेंट। कुछ भी इस चौक के इस इंड को आपने देखा, ये भी एक इवेंट। ये देखना भी एक इवेंट। फिर इस इंड को देखा, वो भी। आप इसके लेंथ को मेजर किया, वो भी एक इवेंट। कुछ भी किया फिजिक्स में, उसको इवेंट, रिलेटिविटी में उसको इवेंट बोला जाता है। और एक होता है कोऑर्डिनेट ऑफ इवेंट। कोऑर्डिनेट ऑफ इवेंट, उस इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ा। कोई भी फिजिकल फेनोमेना हुआ, अब उस फिजिकल फेनोमेना को डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ा उसको डिस्कस करने के लिए, वो सब चीज जिसकी जरूरत पड़ा उस फेनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए, वो सबको बोलेंगे वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट ऑफ दैट इवेंट। कम से कम 3 बात तो जरूर जानोगे फिजिकल फेनोमेना का आप, कि वो फिजिकल फेनोमेना कहां हुआ, यानी उस फेनोमेना का पोजीशन, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो कैसे हुआ ये तो फिजिक्स का काम है, वो तो होते रहेगा अंदर में, लेकिन एटलीस्ट उस फेनोमेना का, उस इवेंट का पोजीशन एंड टाइम ये बताना होगा। तो पोजीशन भी एक कोऑर्डिनेट हुआ और टाइम भी एक कोऑर्डिनेट हुआ, क्योंकि उस फिजिकल फेनोमेना को डिस्कस करने में दोनों चीज की जरूरत पड़ा, पोजीशन और टाइम का। तो टू डिस्क्राइब एन इवेंट, to describe an event we must require, ऑफ कर लीजिए माइक को, we must require position of event and time, these two are called coordinate of event. इसमें पोजीशन मतलब 2 कोऑर्डिनेट यूज हुआ उस इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी एन इवेंट हैज 2 कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड टाइम कोऑर्डिनेट। और पोजीशन कोऑर्डिनेट खुद 3 गो होता है, एक्स वाई जेड, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तीनों को कॉमनली पोजीशन कोऑर्डिनेट बोला, और उसमें 3 गो एक्स वाई जेड और एगो उधर टाइम कोऑर्डिनेट है, तो टोटल कहो तो 4 कोऑर्डिनेट हुआ, जिसमें 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और एक टाइम कोऑर्डिनेट उस इवेंट को डिस्कस करने के लिए। तो the total number of coordinate to describe an event
ये हो गया कौन कौन, 3 गो पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और एक टाइम कोऑर्डिनेट, कहां हुआ और कब हुआ इवेंट। तो कुछ भी करोगे उसको इवेंट बोलेंगे, और वो जो किया आप वो कहां किया और कब किया वो उसका कोऑर्डिनेट कहलाएगा। कहां किया उसको स्पेशियल कोऑर्डिनेट, और कब किया उसको टेम्पोरल कोऑर्डिनेट नाम दिया जाता है, टेम्पोरल कोऑर्डिनेट। कहां कहां हुआ स्पेशियल कोऑर्डिनेट इवेंट का, स्पेशियल कोऑर्डिनेट में भी पोजीशन कोऑर्डिनेट आ जाता है, और उसको आप सिंपली पोजीशन कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो स्पेशियल, लेकिन बुक सब में ये वर्ड यूज होगा कभी पढ़ोगे तो। कहां हुआ उसको स्पेशियल कोऑर्डिनेट, या कोई कोई बुक पोजीशन कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिख दे, और कब हुआ उसको टाइम टेम्पोरल कोऑर्डिनेट, कोई कोई बुक इसी को टाइम कोऑर्डिनेट लिखेगा। तो टोटल 4 कोऑर्डिनेट। और एक बात बताओ, जब भी कोऑर्डिनेट की बात करते हो ना, तो फिर एक माइंड में आता है कि वो एक्स वाई जेड एक्सिस, उसमें एगो पॉइंट दिखाते थे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लिखते थे। कोऑर्डिनेट का मीनिंगफुल तब होता है जब इस तरह का आप फिगर बनाओगे। इस तरह का फिगर लेते हो आप, एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ करते हो, तब एक पॉइंट दिखाते हो, उस पॉइंट में आप ये एक्स वाई जेड लिखते हो, बोलते हो कि ये इसका कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का। तो इसको बोलते हैं हम लोग, देखो किसी भी बात को 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक होता है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन और एक होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी घटना फेनोमेना को आप 2 तरह से एक्सप्रेस करेंगे, इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, इक्वेशंस बना रहे हो उससे भी डिस्क्राइब होगा वो घटना फेनोमेना, तो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। और ग्राफ, ग्राफ में भी दर्शा सकते हो उस फेनोमेना को, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी फिजिकल फेनोमेना का। ये सब कोई नया का बात थोड़ी कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स 11 में पढ़े होंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखे होंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ। कभी पोजीशन वेलोसिटी और टाइम का इस तरह से भी फंक्शन दे दिया जाता था, कभी ये नहीं देख के इसका ग्राफ खींच देता था। तो है ही, कोई भी बात का 2 तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये जो फिजिकल फेनोमेना हुआ जिसको इवेंट बोल रहे हैं, इस इवेंट को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट। और जब ये ग्राफ का नाम लिया तो एक्सिस ड्रॉ करना होगा, ग्राफ ड्रॉ करते हो तो एक्सिस ड्रॉ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है तो एक एक्सिस वेलोसिटी का, एक एक्सिस टाइम का। पोजीशन टाइम ग्राफ खींचना है तो एक एक्सिस पोजीशन का, एक एक्सिस टाइम का। तो जब भी किसी बात को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने चले तो आपको एक्सिस ड्रॉ करना होगा। उस फिगर का नाम डायमेंशन बोलते हैं। 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 2 एक्सिस ड्रॉ किया तो 2 डायमेंशन। यानी ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कितने एक्सिस में आप बांट रहे हो, 2 एक्सिस में डिवाइड कर रहे हो कि 3 एक्सिस में डिवाइड कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि कितने डायमेंशनल बोला जाए इसको। यदि 3 एक्सिस में बांटा तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस बोला जाएगा इसको। थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड रखना होगा इस चैप्टर के लिए, कुछ ऐसा ऐसा बात सब सुनना पड़ेगा। 3 डायमेंशनल स्पेस, जब भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है
तो आप अपने इस स्पेस को एक्सिस में बांटना पड़ेगा। कितने एक्सिस में बांटे अपने इस स्पेस को, वो डिपेंड करता है कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन चीज की जरूरत पड़ रहा है। यदि पोजीशन और टाइम का खाली जरूरत पड़ रहा है, वेलोसिटी पोजिशनों में तो खाली मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो खाली पोजीशन में खाली कौन कोऑर्डिनेट से मतलब रहेगा, एक्स से मतलब रहेगा, वाई जेड से मतलब नहीं रहेगा। तो उसमें दुइये गो एक्सिस की जरूरत, आपको इस स्पेस को दो ही एक्सिस में बांटना पड़ेगा, एक एक्सिस एक्स के लिए और एक एक्सिस टाइम के लिए। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो वेलोसिटी में भी तीन कंपोनेंट होता है, वी एक्स, वी वाई, वी जेड। अब पार्टिकल का मोशन यदि एक्स डायरेक्शन में है तो फिर वी वाई वी जेड से क्या मतलब है, वी एक्स से मतलब है आपको। तो उस केस में भी आपको अपने स्पेस को दुइये गो एक्सिस में बांटना होगा। तो कितने एक्सिस में ग्राफ खींचना है, तो एक्स इस अवेलेबल स्पेस को एक्सिस में बांटना होगा, डिवाइड करना होगा। कितने एक्सिस में बांटेंगे वो डिपेंड करता है कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ रहा है आपको। अभी जो इवेंट को डिस्क्राइब करने चले हो उसमें 4 वेरिएबल की जरूरत पड़ रहा है हमको। एक्स वाई जेड तीन गो पोजीशन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा इवेंट को डिस्क्राइब करने में, और एक टाइम कोऑर्डिनेट का। तो ग्राफिकली यदि रिप्रेजेंट करना है इवेंट को तो हमको अपने इस स्पेस को 4 एक्सिस में बांटना पड़ेगा। ये सब कॉमन बात है, पहले नहीं सुना था ये सब बात, यही सही बात है। ये सब बात नहीं बोला जाता था, सिंपली तीन गो एक्सिस खींच दिया। क्यों खींच रहे हैं तीने गो, दुइये गो काहे नहीं खींच, कभी दू गो क्यों लिया, कभी तीन गो क्यों लिया, क्या इससे ज्यादा भी हो सकता है एक्सिस क्या। अभी हमको इवेंट को डिस्क्राइब करना है, इसमें 4 गो सिंबल की जरूरत पड़ रहा है, 4 वेरिएबल का, 3 पोजीशन और एक टाइम। तो इस स्पेस को बांटना होगा तो हमको 4 एक्सिस में बांटना पड़ेगा, लेकिन 4 एक्सिस में दिखा नहीं सकते हो आप। तो इसके लिए क्या किया गया है ना, दुइये गो एक्सिस ड्रॉ करना दुइये गो एक्सिस ड्रॉ, और वर्टिकल एक्सिस पर टाइम को रखना ऑलवेज, और इस हॉरिजॉन्टल वाले पर अब कहोगे तीन गो है एक्स वाई जेड, तो एक्स एक्स लिखे कि वाई लिखे कि जेड लिखे, इसके लिए एक नोटेशन है, एक्स लिख के और ऐसा ब्रैकेट में घेर देना इसको। ये एक ऑपरेटर हुआ, ये एक ऑपरेटर है जो कहना चाहता है हम लोग को कि ऐसा ऐसा दूगो और एक्सिस है। ये ऑपरेटर जैसे मॉडुलस क्या है, मॉड क्या है, ये भी एक ऑपरेटर है, रूट क्या है, ये भी एक ऑपरेटर है। ये क्या करना चाहता है, पावर को आधा करेंगे हम। ये क्या कर रहा है कि हम पॉजिटिव बना देंगे, ये क्या कर रहा है कि हम ऐसा ऐसा दूगो और एक्सिस खींच देंगे। तो खींचना नहीं है, बस ये ऑपरेटर लगा दिया देना इसमें। तो तीन गो एक्सिस हो गया, एक्स वाई जेड तीनों ड्रॉ हो गया, ऐसा कर दिया। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन है, स्टाइल है, टेक्निक है रिलेटिविटी को डिस्क्राइब करने का। अब इसमें इसको कौन डायमेंशनल स्पेस बोलेंगे, 4 डायमेंशनल स्पेस। इसको 4 डायमेंशनल स्पेस बोला जाएगा। 4 गो एक्सिस है इसमें, ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो इसलिए इट इज ए हाइपोथेटिकल स्पेस। और इसमें कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे, इस 4 डायमेंशन, वहां पर 3 डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट लिया था तो उस पॉइंट में तीन गो कोऑर्डिनेट था, लेकिन यहां पर कोई पॉइंट कंसीडर करोगे तो इसमें 4 कोऑर्डिनेट, 3 गो एक्स वाई जेड और एक टाइम, 4 कोऑर्डिनेट दिखाना होगा इसका किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में।
और इसमें इस पॉइंट को पॉइंट ही बोला था, लेकिन यहां पर इस पॉइंट को पॉइंट नहीं बोलना, इस पॉइंट को इवेंट बोलना। फोर डायमेंशनल स्पेस में जो पॉइंट है उसको इवेंट बोलेंगे। और आगे सेमेस्टर 6 में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ोगे, वहां पर तो 6 डायमेंशनल स्पेस की जरूरत पड़ेगा हम लोग को। 6 भी छोड़ो, 6n डायमेंशनल स्पेस, 6n। n क्या है? n है नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। अब आप समझ लीजिए, गैसियस मॉलिक्यूल का संख्या 10⁻23 के आसपास होगा। अब कितने एक्सिस ड्रॉ करोगे आप वहां पर? तो ये सब पढ़ना है आपको सेमेस्टर 6 में। अभी तो 4 डायमेंशनल स्पेस तक है हम लोग। तो कहोगे सर उसमें कोई पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट का क्या नाम होगा? यहां पर पॉइंट लिया तो बोला इसको इवेंट बोलो, वहां पर पॉइंट लिया तो पॉइंटे बोलो। तो 6 डायमेंशनल स्पेस में कोई पॉइंट आएगा, उसमें 6 गो कोऑर्डिनेट होगा, उस पॉइंट का क्या नाम है? वो सब भी नाम है, फेज पॉइंट बोलते हैं उसको। तो आएगा तो जब देखेंगे उसको बाद में। तो अब आपको ये 4 डायमेंशनल वाला हल्का लगेगा, थोड़ा बोल दिया ना कि आगे 6 वाला पढ़ना है, 6n वाला भी पढ़ना है, तो अब 4 डायमेंशनल सुनने में हल्का लगेगा आपको। तो हम लोग ये तो इवेंट डिफाइन किया। तो ये चैप्टर में करना क्या है रियली में? इस चैप्टर में 2 इनर्शियल फ्रेम होगा, 2 इनर्शियल फ्रेम। एक इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी इवेंट का क्या कोऑर्डिनेट है, यदि वो जान रहे हो तो दूसरे इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसी इवेंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, ये पता करना है। पूरे चैप्टर का मेन मोटिव यही है कि कोई एक इनर्शियल फ्रेम में इवेंट का कोऑर्डिनेट हम जान रहे हैं, तो दूसरे इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसी इवेंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सपोज करो फॉर एग्जांपल कि हम ग्राउंड फ्रेम है, ग्राउंड वाला इनर्शियल फ्रेम है, हमारे रिस्पेक्ट में बल्ब जला 2 बजे और एक इनर्शियल फ्रेम मूव कर रहा है, क्या उसके रिस्पेक्ट में कितना बजे जलेगा बल्ब, ये पता करना है। कहोगे उसी टाइम पर ना जलेगा? ग्राउंड पर जो खड़ा है उसके नजर में बल्ब 2 बजे जला, तो मूविंग इनर्शियल फ्रेम वाले के नजर में कौन टाइम पर जलेगा? तो अभी तक तो बोलते थे उसी टाइम पर नहीं, उसी टाइम पर नहीं होगा, ये सब बात होगा भी, नहीं भी हो इसी सकता को है। टाइम डायलेशन कहते हैं क्या सर? सुनो ना, तो यही सब फाइंड करेंगे हम लोग अब आगे, कि एक इनर्शियल फ्रेम में इवेंट का कोऑर्डिनेट जान रहे हो, तो दूसरे इनर्शियल फ्रेम में उसी इवेंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, इसके लिए रिलेशंस पढ़ना है इस स्पेशल रिलेटिविटी में। अब एमएससी लेवल में जनरल रिलेटिविटी पढ़ेंगे, वहां पर नॉन इनर्शियल फ्रेम के बीच रिलेशन करना है कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में इवेंट का कोऑर्डिनेट जान रहे हैं, तो दूसरे नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा। यही डिफरेंस है स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी में। तो हम लोग का जो यहाँ पर ग्रेजुएशन में जो रिलेटिविटी है वो स्पेशल रिलेटिविटी है। इसमें 2 इनर्शियल फ्रेम ऑलवेज लिया जाएगा आपको, और एक इनर्शियल फ्रेम का कोऑर्डिनेट को रिलेट करेंगे दूसरे इनर्शियल फ्रेम के कोऑर्डिनेट में। तो ये इस चैप्टर का मेन मोटिव है, इवेंट का कोऑर्डिनेट को रिलेट करना फ्रॉम वन इनर्शियल टू अदर इनर्शियल फ्रेम। ये स्पेशल रिलेटिविटी। कहोगे सर हम लोग तो 11 में रिलेटिविटी का नाम सुने थे, वहां भी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते थे, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव पोजीशन, तो वहां भी, तो वो कौन रिलेटिविटी था?
हाँ ना, सुने हो ना?